बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर, खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम फ्रंट पेज विद अमजद वड़ाइच में। आप देख रहे हैं जनाब हमारा प्रोग्राम जिसमें मौजूद हूँ मैं और मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अमजद वड़ाइच जी। नाज़रीन, शुरू करेंगे अपने पहले सेगमेंट टुडेज़ न्यूज़ से। जी वड़ाइच साहब, सिंध हुकूमत को टारगेट किलिंग रोकने के लिए 1 माह की मोहलत, अहम शख्सियात से रेंजर्स FC की सिक्योरिटी वापस। अच्छा, इसमें जो दूसरा पार्ट है अहम शख्सियात से रेंजर्स और सिक्योरिटी की वापस, ये तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ऐसा माजी में पहले भी होता रहा, बेशुमार दफ़ा हुआ है। ये ऐसे एक ज़बानी कलामी, एक हवाई फायर, ये ऐसे बस वो हवाई फायरिंग ही चले कह लें या फायर वर्क कह लें। चौधरी निसार साहब ने वो ऐसे ही एक छोड़ दी है, इसकी कोई अहमियत नहीं। मैं आई डोंट ट्रस्ट दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स। ये सिर्फ लोगों के जज्बात के साथ खेलने वाली बात होती है। सिक्योरिटी यही हुकूमतें पहले भी थी, इस तरह की हुकूमतें पहले भी थी, इस तरह के माइंड सेट के लोग थे। ये भी लोग पहले हुकूमतों में रहे हैं, इसलिए ये तो कुछ नहीं होना। ठीक है, ये जितनी नई रिक्रूटमेंट्स होती हैं, कहते हैं जी फोर्सेस की तादाद कम है, जब तादाद बढ़ाई जाती है तो उसके बाद जो है वो वही लोग जो हैं वो ऑफिसर्स की, मिनिस्टर्स की और VIPs की सिक्योरिटी पे लग जाते हैं। नई गाड़ियां आती हैं इस नाम पे कि जी कन्वेंस नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, पुलिस वालों को ये देखें किस तरीके से वो जाना पड़ता है, उनके आने जाने कुछ नहीं है। जब नई गाड़ी आती हैं तो ऑफिसर्स को और इस तरह के जो और लोग हैं VVIPs उनकी सिक्योरिटीज पे चली जाती हैं। ठीक है, तो ये तो यही होना है, आइंदा भी यही होना है। ये ऐसी है जैसे ये था कि वज़ीर आज़म ने फैसला किया है कि वज़ीर आज़म हाउस में नहीं रहेंगे। आपको पता है कि वज़ीर आज़म हाउस में रह रहे हैं। उस दिन मैंने ऐसे कैमरे के आगे दुहाई दे के कहा था, अच्छा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये भी ऐसी है, इसकी तो कोई अहमियत नहीं है। सही। तो ये तो अनफॉर्चुनेटली अभी भी ये सिलसिला कंटिन्यू है, ये खत्म होना चाहिए इस तरह के लोगों के जज्बात से खेलने का। जो दूसरा इसका हिस्सा है कि कराची को जो उन्होंने वार्निंग दी है, देखें इसमें पहली बात तो ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहाँ पे, और 5 साल पहले भी वही हुकूमत थी, वो जिम्मेदार है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अवाम ने उनको दोबारा वोट दे दी। MKM कराची में पहले भी जीती हुई थी, अब भी जीती हुई है, वो भी जिम्मेदार है। चूंकि ये दोनों सियासी जमातें वहाँ पे पावर में थी, और तीसरी ANP को भी आप कह सकते हैं। ये तीनों जमातें जो है इनको बराबर का जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ इनका मामला नहीं है, ये सिर्फ सियासी मामला नहीं है, इसके साथ बेशुमार वहाँ पे माफियाज हैं, शिद्दत पसंद हैं। यही जो कुछ वाना में हो रहा है, जो कुछ वजीरिस्तान में हो रहा है, इसका इम्पैक्ट भी कराची जा रहा है। ये सिर्फ इतना भी नहीं है कि हम सारा ब्लेम 3 सियासी जमातों के ऊपर लगा दें और बाकी सबको छोड़ दें। वहाँ पे लैंड माफिया है, वहाँ पे कब्जा माफिया है, वहाँ पे ड्रग्स माफिया है, वहाँ पे इलीगल वेपन्स माफिया है, स्मगलिंग माफिया है, वहाँ पे ह्यूमन ट्रेड वाले माफियाज हैं, और वहाँ पे जो हो रहा है वहाँ पे अफगानिस्तान में या आपके KPK के इलाके या उसके साथ जो फाटक एरिया जो कुछ उसमें हो रहा है, और सो मच जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, उसका सबका इम्पैक्ट भी कराची पे आ रहा है। और वहाँ पे वो जो वारफेयर वहाँ पे हो रही है, उसका कुछ हिस्सा यहाँ पे भी लड़ा जा रहा है। तो ये एक बड़ा इशू है, कॉम्प्लिकेटेड इशू है, और इतना नहीं है कि सिर्फ जो एक आइसोलेटेड इशू हो और एक शहर का इशू हो। तो इसलिए जिम्मेदार तो उनको ठहराया जाना चाहिए, लेकिन बाकी सबकी जिम्मेदारी भी शेयर होनी चाहिए। बहरहाल ये है कि ये इशू सिर्फ इतना नहीं है, गुंजलक इशू है, इसको उस लिहाज से देखना चाहिए। और अब जो निसार साहब अगर ये बात कर रहे हैं, तो जो निसार साहब का मकसद जो है वो एक तो बड़ी खुर्शीद शाह की बड़ी रेलेवेंट बात है कि वो बात कह रहे हैं कि वफाक की हमें सपोर्ट चाहिए। ठीक है, वफाक की सपोर्ट चाहिए, उसके बगैर ये मसला हल नहीं हो सकता। लेकिन इसके साथ दूसरा जो मामला है वो ये भी है कि जो निसार साहब, जो खुर्शीद शाह साहब ने बात की है कि वो हमें तो कह रहे हैं, यही बात वो बलूचिस्तान को भी कहें। बलूचिस्तान का भी मामला इसी तरह का है ना, वहां पे भी टारगेट किलिंग है। एक सूबे को वो कैसे इस तरीके से टारगेट कर सकते हैं? ऐसे ही। तो उन्हें ये चाहिए कि दोनों सूबों को, वफाक को ये चाहिए कि एक एनेक्स से देखें। तीसरी बात यह है कि चौधरी निसार साहब ये नहीं कर सकते कि वो एक सूबे को टेक ओवर कर लें, और वो ये करें जी एक जो है ना हम इसके बाद जो है वहाँ पे टेक ओवर कर लेंगे और इसके बाद वहाँ पे हम मामलात को वरना हम ये कर लेंगे, वरना वो कर लेंगे। तो वरना वाला मामला जो है ये इसमें कोई नहीं है। ये भी ऐसे ही उन्होंने जो निसार साहब ने इसमें जो है ना वो फड़ मार दी है। अच्छा। और इसमें स्वाइस के एक अनरेस्ट पैदा करने का मामला है, ये इस तरह से मामले को खराब करने का मामला है। ये इस तरह का मामला है, इस तरह इसका नहीं होना चाहिए। एक तरफ से गजल आई है, दूसरी तरफ से जवाब गजल आ गई है। तो इन दोनों में इस मामले को इस तरीके से वो खराब करने की बजाय होना ये चाहिए कि मैं ये समझता हूँ व्यूअर्स को भी उनके साथ भी हमें ये चीज़ शेयर करनी चाहिए व्यूअर्स के साथ कि मामला ये है व्यूअर्स कि ये मिस हैंडलिंग एक तरह से हमें अभी से इसमें डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही
जो इंसार साहब, हमने पहले भी एक दिन बात की थी कि जो इंसार साहब जो हैं उन्होंने जब क्वेटा में वाक़यात हुए तो क्वेटा के वाक़यात के ऊपर उन्होंने सिक्योरिटी अदारों के ऊपर जिम्मेदारी डालने की कोशिश की और ये बहुत डेरोगेटरी उनकी स्टेटमेंट थी जो उनको नहीं देनी चाहिए थी। उसने भी हमने ये कहा था कि जो निसार साहब को ये चाहिए कि वो खुद उन्होंने प्रिसाइड करना है, उन्होंने खुद चेयर करनी है ये मीटिंग, वो एक कौमी पॉलिसी बनाएं, वो तमाम इदारों को इकट्ठे करें, तमाम इदारों को जमा करें और तमाम स्टेक होल्डर्स को वहाँ पे इकट्ठा करके उन एक कौमी पॉलिसी बनाएं। तो कौमी पॉलिसी उन्होंने बनाने के लिए अच्छी बात है, उन्होंने मीटिंग चेयर की, बुलाया सबको, लेकिन उसमें जो उन्होंने तासर दिया है उसके बाद जो मीडिया से टॉक किया है वो बड़ा डिस्क्रिमिनेटरी सा और बहुत वो एक पोलिटिकल उन्होंने उसमें से मुख्तलिफ एंगल्स निकालने की कोशिश की है और एक तरह से उन्होंने इस सिचुएशन को ख़राब करने की कोशिश वो कर रहे हैं। और जो जिम्मेदारी उनकी है वो पहले सिक्योरिटी इदारों के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे थे और अब ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया इसके नतीजे में वो सूबों के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये वफाक की जिम्मेदारी है, उन्हें ये जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। एक तरफ KPK में जो कुछ हो रहा है वो जिम्मेदारी डाल रहे हैं वहाँ की PTI की गवर्नमेंट के ऊपर, हालांकि साथ फाटा का एरिया है जहाँ सारा कुछ हो रहा है, जहाँ से सारा कुछ ओरिजिनेट होता है और वो इस्लामाबाद के अंडर है, वो वजारत दाखिला ने करना है, वो फेडरल गवर्नमेंट ने करना है, उसका KPK की गवर्नमेंट से कोई तल्लक नहीं है। तो इसी तरह से जो कराची का मामला है, जैसा कि हमने कहा कि उसकी जड़ें और भी मुख्तलिफ जगहों पे हैं, सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ पे मुकामी 3 सियासी जमातों का मसला है, उनका मसला भी है, वो जिम्मेदार भी हैं, लेकिन वहाँ पे जो फैक्टर्स हैं उनका तल्लक फेडरल गवर्नमेंट से भी है। तो फेडरल गवर्नमेंट को इस तरीके से सिक्योरिटी इदारों के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी और सूबों के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी और ख़ुद प्रधान और चौधरी और नेक पाक साफ और जो है फरिश्ता बन के बैठ के कि वो बिल्कुल पाक साफ हैं, ये नहीं है। उनको ये जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। उन्हें इस वजारत का बड़ा शौक़ था, 90s में भी इसके लिए वो फाइट करते रहे, उन्हें बिलाखिर आज मिल गई है, तो उनका रोल ये नहीं है। मुझे लगता ही है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उनको ये किरदार दे दिया है कि देखें 3 सूबों में दूसरी सियासी जमातों की हुकूमतें हैं, एक में चले उनकी मर्जी के, ये 2 सूबों में ऐसी हैं जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं कौमी असम्बली में। तो उन 2 हुकूमतों को हैंडल करने के लिए या 2 सियासी जमातों को एक तरह से मैं बिल्कुल साफ कहूँगा कि जैसे होता है ना डिस्क्रेडिट करने के लिए पॉलिटिकली, जो इंसार साहब को एक बैड कॉप का रोल दे दिया गया है और उस रोल को उन्होंने एज्यूम कर लिया है। और ना सिर्फ ये कि उन्होंने उन यूनिट्स को टारगेट करना शुरू कर दिया और जिम्मेदारी को कबूल नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने सिक्योरिटी अदारों को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। कभी वो कहते हैं कि जी क्वेटा में इतनी चेक पोस्टें हैं तो फिर भी वहाँ पे हो जाता है, भाई लाहौर में भी इतनी चेक पोस्टें हैं फिर भी डकैतियाँ रोज़ होती हैं, इस्लामाबाद में भी नाके इतने ज़्यादा हैं वहाँ पे भी वाक़यात होते हैं। ये इस तरह से चीज़ों को देना, तासर देना वजारत दाखिला से कि जैसे वो ये कहना चाह रहे हूँ कि ये करने वाले सिक्योरिटी इदारे हैं, तो पूरे मुल्क में अनरेस्ट पैदा होती है। अगर ऐसा हुआ है, अगर सिक्योरिटी इदारे हैं और उनके पास इंफॉर्मेशन है, उनको ये पता है कि ऐसा है, तो उन्हें खुल के आना चाहिए, खुल के ये कहना चाहिए, खुल के ये बात करनी चाहिए। और अगर वो सिक्योरिटी इदारे उनके कंट्रोल में नहीं आते, उनकी बात नहीं मानते, तो उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए। फिर ये प्रोटोकॉल, ये शहाना जो एक वो प्लेयर है, इसको वो छोड़ दे, फिर वो कौम के हक में इस्तीफ़ा दे दे। वो कहते हैं मेरी कोई कहें कि मेरी कोई बात नहीं मानता और ये सारे लोग इस तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हैं और ये सब कुछ किए जा रहे हैं, तो वो फिर इस्तीफ़ा दे दे या बैठे हैं तो जिम्मेदारी दूसरों पे ना डालें, जिम्मेदारी कबूल करें, फिर पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर का मसला हल होगा, वरना ये मसला हल नहीं हो सकता। हमारे साथ एक कॉलर आई थी जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। जनाब ख्वाजा साहब, आपको वेट करना पड़ा, लेकिन मैं चाह रहा था मैं अपनी बात को कंक्लूड कर लूं। बड़ी मेहरबानी। बात यह है कि आप बलूचिस्तान के बारे में बात कर रहे थे, मैं कहता हूं कि हमें सच बोलना चाहिए जी। बिल्कुल, जो हुक्मरान नहीं बोलते जी जी। आपने वहां पर बलूचिस्तान के सरदारों को अरबों रुपया दिया है जी जी डेवलपमेंट में, वो आम आदमी तक नहीं पहुंचा। उसको हाईलाइट करना चाहिए कि वो पैसे कहाँ गए। वो 64 करोड़ रुपए में एक असेंबली का मेंबर खरीदा गया। जब तक आवाम पे वो पैसा पहुंचेगा ही नहीं। दूसरी बात, अब एक टीवी चैनल और लोग कहते हैं मिसिंग पर्सन, ठीक है बात, मैं कहता हूं कि वो गबरू जवान जो मारे गए, वो सैकड़ों लाशें जो उठी, वो सैकड़ों किलोमीटर जो पटरियां उखेड़ी गई, उसका जवाब दे कौन है? क्या मतलब है कि ये कहा जाए कि चंद मिसिंग पर्सन जो पाकिस्तान को नहीं मानते, पाकिस्तान की रिट को नहीं मानते? हमें सच बोलना होगा कि हमारे वसाइल पर अमेरिका की नजरें हैं। वो सोना उगलती का जो दुनिया की 5वां नंबर बड़ी कान है, वो बलूचिस्तान के अंदर है।
उस पर अमेरिका की नजरें हैं। और हम इसलिए झूठ बोलते हैं, कभी कहते हैं मिसिंग पर्सन के नाम से ड्रामा चला जाता है, कोई मिसिंग पर्सन नहीं। अगर निजाम अदल दुरुस्त हो और लोगों को फौरन सजाएं मिलें तो फिर मिसिंग पर्सन भी नहीं होंगे, फिर गिरफ्तारियां भी नहीं होंगे। निजाम अदल में तो एक छोटी से छोटी बात हो, लोग 20-20 साल अदालत की। जी ख्वाजा साहब, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने ख्वाजा साहब ने इनपुट दी। लेकिन बात यह है कि मिसिंग पर्सनस का मामला तो खैर है उसको तो, लेकिन बात ठीक है कि अगर अदालती निज़ाम ठीक हो तो फिर ये मामला नहीं होगा। अदालती निज़ाम जो है वो उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वहाँ पे जिस तरीके से इंसाफ हो रहा है वो सबको नज़र आ रहा है। अपनी पिक एंड चूज़ का निज़ाम है और हर जज का अपना कानून है, अपने तरीके से वो करता है। 5-5 साल फैसले नहीं होते। जज में, हमारे जजेस में जो काजी है, काजी की या जज की जो कुव्वत फैसला है वो सरकारी अफसर से भी ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए। सरकारी अफसर तो फाइल के ऊपर काम करने में वक्त लगा सकता है, लेकिन जो काजी है या जज है उसकी कुव्वत फैसला, उसको तो ऐसे फैसला चुटकी में करना चाहिए, उसको बात सुननी चाहिए और तय तक पहुंचना चाहिए। लेकिन हमारे क्या होता है कि कोई भी केस हो, वो क्रिमिनल केस हो, वो सिविल का केस हो या वो कोई और केस हो, वो 10 साल उस केस पे बैठे रहते हैं और मुर्गी तो फिर अंडे दे देती है कुछ ऐसे बाद, वो तो अंडे भी नहीं देते, वो उसके बाद जो तबाह कर देते हैं उस शोबे को, और जो है वो इंसाफ कहीं चला जाता है। और जो ग्रीवेंसेस हैं जिन लोगों की एग्रीव्ड पार्टीज, वो भी बेचारे इसमें रुल जाते हैं और सारा जो है ना वो फिर जज फिर भी सच्चे के सच्चे हैं, वो कहते हैं हम तो बड़ा इंसाफ कर रहे हैं। तो बहरहाल यह है कि जुडिशल सिस्टम अगर ठीक हो जाए और रैपिड हो जाए थोड़ा सा, उसको ऐसे भी नहीं रैपिड के बगैर सुने लोगों को केसेस को फड़काना शुरू कर दें, जैसे कहते हैं ना, ये तो केसेस फड़काए जा रहे हैं आजकल, उसको मेरिट्स पे फैसले नहीं होते, सही सुन के फैसले नहीं होते, जल्दी जल्दी उसको एक वो जज अपनी जो डिस्पोजल है वो शो करने के लिए उस तरीके से वो फैसले वो डिस्पोज ऑफ किए जा रहा है। लेकिन यह है कि इतना भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना ज़रूर होना चाहिए कि ताख़ीर ना हो। इंसाफ हमेशा नज़र भी आना चाहिए, विजिबल होना चाहिए और जल्दी भी होना चाहिए। ये स्पिरिट है जुडिशल सिस्टम की, और ये दोनों हमारे अनफॉर्चुनेटली जुडिशल सिस्टम में चीज़ें मिसिंग हैं। अच्छा जी, अबूरी टैक्स नाकाबिल कबूल है, इसे नाफिज करने की इजाज़त दे दी तो पार्लियामेंट का किरदार ख़त्म हो जाएगा। जस्टिस इफ्तिखार, हुकूमत ने 1% टैक्स बढ़ा दिया, कीमतें 15% बढ़ गई। देखें, आज इसका फैसला होना मुतवक्को है इस केस का, और सुप्रीम कोर्ट ने एक तो इसमें 2-3 एस्पेक्ट्स हैं इसके। अच्छा। पहला तो ये है कि हम जो अब फेडरल गवर्नमेंट है, मुस्लिम लीग नून की है, मुस्लिम लीग नून हमेशा अदालतों को अप्रिशिएट करती रही है कि सो मोटो उनको लेना चाहिए, और अब अदालत ने उनको मेरा ख्याल थोड़ा सा टेस्ट करवाया कि सो मोटो है क्या, कि अभी प्रपोजल्स आई, हाँ अभी जो है ना वो औले वो पहले ही उनको पढ़ने शुरू हो गए, एक तरह से आप कह लें कि वो जो है अभी उन्होंने बजट प्रपोजल्स दी हैं और सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो ले लिया। इसलिए ले लिया है कि बड़ा एक जेन्युइन इशू है। एक तो हम ये कह सकते हैं कि जी पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी है वो इसमें क्वेश्चन हो गई है कि एग्जेक्टिव जब कोई चीज़ लाती है पार्लियामेंट के आगे तो पहला हक पार्लियामेंट का है कि वो अकाउंटेबिलिटी करे, वहाँ पे वो मसला डिस्कस हो और पार्लियामेंट उस पर फाइनल वर्डिक्ट दे, और वो फाइनल होगी। कोर्ट्स को भी उसको फॉलो करना चाहिए। अभी एग्जेक्टिव ने मामला लेके आई है प्रपोजल्स, और वहाँ पे बजट के ऊपर डिबेट होनी है, उसके बाद फाइनल होना है, लेकिन ये इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो इस पे ले लिया। तो पार्लियामेंट की जो पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर्स हैं, वो कॉम्प्रोमाइज होगी यहाँ पे। यहाँ तक तो ठीक है मामला, लेकिन इसमें एक और भी मामला है। दूसरा मामला यह है कि इससे पहले कि पार्लियामेंट इसको फाइनल करती, बजट एक फाइनेंस बिल की सूरत में ये जो टैक्स प्रपोजल्स हैं वो आती, वो पास होती, और उसके बाद प्रेसिडेंट उस पर साइन करते और वो नाफिजुल अमल होता अगले 1 जुलाई से। चूंकि बजट प्रपोजल्स हैं सन 2013-14 के लिए, जो बजटरी ईयर जो है वो 1 जुलाई से शुरू होता है। लेकिन हुआ क्या, और ये हर साल होता है कि जो ही प्रपोजल्स अनाउंस होती हैं पार्लियामेंट में, वहाँ पे कौमी असेंबली में मिनिस्टर साहब अनाउंस करते हैं, उसी वक्त जो है ये लागू हो जाता है और उसी वक्त उसकी कलेक्शन शुरू कर दी जाती है। कलेक्शन भी शुरू होती है और उसी वक्त जितने पाकिस्तान के ट्रेडर्स हैं वो सारे के सारे और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वो उसको लागू कर देता है, हालांकि उसकी अभी कानूनी हैसियत कोई नहीं होती, उसने लागू होना होता है 1 जुलाई से। और इसमें सिर्फ एक अगर आप देखें कि इसकी 1 महीने में जो कलेक्शन है वो कम से कम 100 बिलियन के बराबर होती है, इससे ज्यादा होती है। तो 100 बिलियन
जो है वो एक अबूरी तौर पे लोगों से ले लिया जाता है उनकी पॉकेट से, जब उसकी कोई कानूनी हैसियत भी नहीं होती। तो ये दो चीजें, एक पार्लियामेंट की सुपरमेसी एक तरफ जो सुप्रीम कोर्ट के 100 वोटों से कॉम्प्रोमाइज होती है, लेकिन दूसरी तरफ अवाम का ये हक कि बगैर कानून साजी के प्रॉपर उनसे टैक्स ना लिया जाए, जब अभी फाइनली नहीं हुआ तो गवर्नमेंट जो है वो इम्पोज कर देती है। एक तीसरा इसका एस्पेक्ट ये है कि अभी टैक्स अनाउंस हुआ है, जैसा कि चीफ जस्टिस साहब ने भी कल कहा कि 1% जो है वो टैक्स उन्होंने जीएसटी वो अनाउंस किया 16 से 17%, लेकिन उसका हुआ क्या कि जो है अदारे उन्होंने 15% उसको इंक्रीज कर दिया, कीमतें इंक्रीज कर दी, और इम्पैक्ट लोगों के ऊपर जो उसका शिफ्ट हुआ वो 15% के करीब था। तो लोगों की जेब के ऊपर जो बोझ उसका गया वो इतना ज्यादा था। तो उस लिहाज से लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो किया है वो ठीक किया है। एक तरफ लगता है कि पार्लियामेंट की सुपरमेसी कॉम्प्रोमाइज हुई है, लेकिन दूसरी तरफ ये लगता है कि उन्होंने ठीक किया है, उन्होंने आवाम को बचाया है। तो बहरहाल इसमें कई और भी इश्यूज हैं, पेट्रोल प्राइसेस हैं, बिजली के रेट्स हैं जिसके ऊपर वहाँ पे 100 मोटर्स चल रहे हैं, कालाबाग डैम है उस पर भी चल रहा है, कई और मामलात हैं जिसपे वहाँ पे मामला चल रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट में भी चल रहे हैं। तो अदालतों ने कोई 5-6 ऐसे इश्यूज हैं जिनके ऊपर 100 मोटर्स लिए हैं, और इस गवर्नमेंट को थोड़ा सा मजा इसका भी उन्होंने चखाया है कि भी 100 मोटो होता क्या है, और जो एक्सेक्टिव है उसने बेलगाम नहीं होना, क्योंकि पार्लियामेंट में ट्रेजरी की मेजॉरिटी होती है, वो बुनियादी तौर पे उसने स्टैंप ही करना होता है जो कुछ एग्जेक्टिव कर रही होती है या ट्रेजरी बेंचेस कर रहे होते हैं, ट्रेजरी गवर्नमेंट कर रही होती है, उसको उन्होंने स्टैंप ही करना होता है। तो पार्लियामेंट का रोल जो है इस तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है, जो हमारा सिस्टम है यहाँ पे, वहाँ पे वो कॉम्प्रोमाइज्ड रोल ऑलरेडी है, उसको कॉम्प्रोमाइज कैबिनेट कर दे, लीडर ऑफ द हाउस कर दे, या रूलिंग पार्टी कर दे, या फिर जो कोर्ट्स की तरफ से हो जाए। तो पार्लियामेंट तो ऑलरेडी उसका रोल कॉम्प्रोमाइज्ड है। चलें एक ये चेक एक तरह से कह लें एग्जेक्टिव के ऊपर आ जाता है कि कहीं ना कहीं से उनको पकड़ा जाता है कान से, और कान मुड़ जाते हैं कि भाई साहब खुदा के लिए यहाँ ये ना करें, यहाँ पे आपको करने की हम इजाजत नहीं देंगे। तो सॉर्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी एक तरह से, और होपफुली सुप्रीम कोर्ट आज इस पे जो फैसला करेगी वो अवाम के हक में होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, FBI का अमेरिका में भी ड्रोन इस्तेमाल करने का इतराब, ये क्या नहीं, ये कल रिपोर्ट है उन्होंने उनके पेश हुई है वहाँ पे, जो उनकी पार्लियामेंट जिसको आप कह लें हाउस ऑफ कॉमन्स में आई थिंक उन्होंने पेश की है, सेनेट की कमेटी थी जिसके सामने पेश हुई है, और उन्होंने वहाँ पे एतराफ़ किया है कि जी यहाँ पे जहाँ इनलैंड जो है इसको इस्तेमाल हम कर रहे थे, लेकिन मसला हमारे लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि देखें अच्छा ये तो सिर्फ हम ही नहीं थे टारगेट, ये तो अमरीकी अवाम भी इसके टारगेट, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पे सिर्फ उसको जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, वहाँ पे कभी उसको स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, उसके नतीजे में कोई रॉकेट नहीं चलाया गया वहाँ पे, वो सिर्फ यहाँ पे चलाए गए हैं, वो वहाँ या मिसाइल नहीं चलाए गए, वहाँ पे सिर्फ जासूसी के लिए उसको इस्तेमाल किया, इस पर बड़ा शोर पड़ गया। अच्छा साहब, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है जी नाज़रीन, वक्त और एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जी वड़ाई साहब, इससे पहले कि हम अगले सेगमेंट की तरफ जाएं, छोटा सा सवाल है कि जो कश्मकश इस वक्त चल रही है अदालतों के माबैन और हमारे कौमी सलामती के इदारों के माबैन, क्या इससे ये नहीं लगता कि इनके आपस में कुछ गड़बड़ है? देखिए, एक तो वो बात जो मैंने उसके हवाले से कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट में जो 100 मोटर्स लिए गए हैं, इसके नतीजे में थोड़ा सा बैड टेस्ट आया एग्जेक्टिव का, और उनको लगा, इसहाक डार साहब की स्टेटमेंट आपको नजर आई, ये GST के ऊपर भी उन्होंने कहा जी जो हम चाहते हैं कि हम ये ना लें 1%, वो फिर इतने बिलियन रुपीस वो हमें दे दें, तो ये बड़ा अजीबोगरीब किस्म को डेरोगेटरी, जैसे निसार साहब की स्टेटमेंट थी, ये भी उसी तरह की थी। तो ये आपको अंदाजा होना चाहिए। फिर लोकल गवर्नमेंट के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने 100 मोटर लिया हुआ है, और एक कालाबाग डैम के ऊपर उनका केस चल रहा है, उसके अमल दरामद का, और उन्होंने नोटिस इशू कर दिया वज़ीर आज़म साहब को कि जी आप बताएं कि इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट हुई है। लोकल गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, और सूबों ने इलेक्शंस करवाने हैं। अब लाहौर हाई कोर्ट ने 100 मोटो ले ली है कि इलेक्शंस क्यों नहीं करवा रहे, और जस्टिफाइड है कि पिछले 5 साल में उन्होंने इलेक्शंस नहीं करवाए। अभी भी राना सनाउल्लाह साहब भी कहते हैं 6-7 महीने लग जाएंगे, 5-6 महीने लग जाएंगे, और मियाँ शबाशी साहब कहते हैं जल्दी करवा देंगे, कोई उसकी डेडलाइन नहीं, अभी एक्ट बनना है। और यही दूसरे सूबों का भी बाय द वे हाल है, लेकिन KPK में इमरान खान साहब कह रहे हैं कौमी असम्बली में कि 3 महीने में करा देंगे, और उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में कह दिया 3 महीने में करा लेंगे। तो वो हो सकता है करा लें,
लेकिन बहरहाल वो एक डेडलाइन दे रहे हैं, टाइम फ्रेम दे रहे हैं उसके लिए। जो पंजाब गवर्नमेंट है वो उस पर कुछ ज़्यादा अपने आप को कमिट नहीं कर रही वाज़े तौर पे तारीखों के लिहाज से या टाइम स्केड्यूल के लिहाज से। तो यहाँ पे भी हाई कोर्ट बीच में आ गई। अगर लोकल बॉडीज इलेक्शंस कल को होते भी हैं तो क्रेडिट विल गो टू हाई कोर्ट कि जी उन्होंने कान मरोड़े हैं और उन्होंने इनको कहा है। तो जो क्रेडिट और डिसक्रेडिट का मसला है ना, जैसे जीएसटी है, अब अगर फैसला होता है जी इसको विड्रॉ करें, विड्रॉ हो जाता है, तो फिर उसके ऊपर क्या होगा कि क्रेडिट किसको जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। लोग जो है वो पार्लियामेंट से या मिनिस्टर फाइनेंस से या गवर्नमेंट से खुश नहीं होंगे। लोग ये समझेंगे ये तो हमें ये हमारी जेब से निकालना चाहते थे, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लिया है। तो जो क्रेडिट है, जो इसके लगाने का बैड क्रेडिट है, वो तो गया गवर्नमेंट को, जो उसको रोक देने का क्रेडिट है वो गया अदलिया को। इसी तरह से लोकल बॉडीज इलेक्शंस पे उसके ना कराने का बैड क्रेडिट तो गया एग्जेक्टिव को, और अगर हो जाते हैं तो क्रेडिट किसको गया? अदलिया को। तो इस तरह के जो बेशुमार इश्यूज हैं, एनर्जी क्राइसिस है और बेशुमार इश्यूज हैं, इनके ऊपर अब मामला ये भी बीच में है, क्योंकि पॉलिटिशियन जो है वो तो किसी और के किए हुए काम पे भी अपनी तख्ती लगा लेता है जाके और उसका क्रेडिट ले लेता है कि जी मैंने किया है। उसका तो हर चीज का क्रेडिट उसने लेना होता है। तो चाहिए जाए कि वो जो भी कर रहा हो एक नॉर्मल तरीके से, एग्जेक्टिव जो है वो नहीं चल सकती अगर अदालतें जो हैं वो हर मामले में सो मोटो लेना शुरू कर दें। लेकिन बहुत से ऐसे मामला होते हैं जहाँ पे उनको लेना भी चाहिए, क्योंकि अवाम को शील्ड एक तरह से अदालतें प्रोवाइड कर रही हैं। आपकी एग्जेक्टिव जो है वो डिसीजन मेकिंग में प्रो पीपल वो उसके डिसीजन नहीं होते, वो अपने लिए उनके फैसले होते हैं, एलीट के लिए फैसले होते हैं। जैसे अभी बजट भी आपको शो करता है पिछले 5 साल हूँ या उससे पहले के हूँ, तो अदालतें यहाँ पे आ भी जाती हैं, उनके लोग पसंद भी करते हैं कि वो सो मोटो लें। तो बहरहाल ये एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर एक तो ये है। दूसरा जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके ऊपर भी, जैसे पहले हम बात कर रहे थे कि पहले तो मसला हुआ फेडरल कैबिनेट में डिफेंस मिनिस्टर का और फॉरेन मिनिस्टर का, और अभी तक अपॉइंट नहीं हो सका। इतने सेंसिटिव इशू है कि अभी देखें अमेरिका के अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं और पाकिस्तान वहाँ पे नहीं है। पाकिस्तानी पॉलिटिकल साइड जो है उसकी प्रेजेंस कहीं पे नहीं है। हमारी जो अफवाज हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी तो है, या हमारी जो फॉरेन ऑफिस की ब्यूरोक्रेसी है उनकी तो है प्रेजेंस, वो तो काम अपना कर रहे हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल इनपुट उनको आनी होती है, जिन्होंने गाइड करना होता है या इंटेग्रेट करना होता है सारी कौमी पॉलिसी को, वो कहीं आपको नजर नहीं आ रहे। तो एक तो वो इशू है, फिर ये पाकिस्तान के अंदर जो डोमेस्टिक इशू है मुज़ाकरात के, ये भी इंटरनेशनल इशूज के साथ रिलेटेड है। पाक ईरान गैस मनसूबा है, चाइना के साथ तल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ हैं, यूरोप के साथ हैं, आपकी कॉमर्स, ट्रेड, बेशुमार चीज़ें जो उससे रिलेटेड हैं। तो बहुत से ऐसे मामला हैं जिसके लिए आपका फॉरेन मिनिस्टर होना चाहिए, लेकिन नहीं है। सेम आपका डिफेंस का इशू है, ये सारे इशूज आगे जाके डिफेंस के साथ भी रिलेटेड हैं, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर नहीं है। और दोनों मियाँ नवाज शरीफ साहब को अपने पास रखनी पड़ी हैं, चूँकि कुछ और अदारे वो हमेशा उनकी ख्वाहिश होती है कि फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर उनका हो, तो ये उनका लगाना नहीं चाह रहे। खुद जो है ये जो है वो खुद अपना जो लगाना चाह रहे हैं, इसको उधर से वो अप्रूवल नहीं मिलती, तो दरमियान में एक मामला लटक गया है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साथ मामला तो हल कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी अटॉर्नी जनरल जो मुनीर मलिक साहब होंगे, बड़ा मामला रायवेंड में खराब रहा, इस पे बड़ी जो है तशवीश रही कि ये क्या हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें ये कबूल करना पड़ा, उन्होंने मुनीर मलिक साहब को अटॉर्नी जनरल बना दिया। लेकिन उसके बाद मामला रुका नहीं, आगे सो मोटोस आ गए, तो अब उसके बाद एक इरिटेशन लेवल एक जो है ना वो शुरू हो गया। इसी तरह से जो सिक्योरिटी के मामला, एक तो मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट, उसके आगे कुछ सेंसिटिव जो एरियाज हैं वहाँ पे एम्बेसडर्स, और फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जैसे मिसिंग पर्सनस का इशू है, बलोचिस्तान के वहाँ पे धमाकों के ऊपर जो निसार साहब की स्टेटमेंट्स, फिर उनका ये कहना कि जनरल पाशा जैसे लोग अभी मौजूद हैं और उसको पाक करना चाहिए, ये इतनी खौफनाक किस्म की बयान है। और चाहे निसार साहब लगता है कि पहले तो मियाँ नवाज शरीफ को 2-3 साल में लेके जाते थे कन्फ्रंटेशन की तरफ, अब लगता है कि उनकी ख्वाहिश है कि वो पहले 1 महीने के अंदर अंदर ही मामले को इतना बिगाड़ दें कि उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ इक़्तिदार में रहें भी तो वो उनके लिए फूलों की सेज ना रहे, वो ऐसे ही लगो जैसे कोयलों पे चल रहे हैं या पुलसरात पे चल रहे हैं या कांटों पे वो लेटे हुए हैं, इस तरह के उनके लिए होगा। क्योंकि उनके मुख्तलिफ अदारों के साथ अगर कन्फ्रंटेशन शुरू हो जाएगी तो मामला जो है वो फिर कुछ भी हो सकता है। फिर तो हम आप ये गारंटी नहीं कर सकते कि मामला ये होगा, जिसकी वजह से लोगों में भी ये बातें शुरू हो गई हैं कि अच्छा ये गवर्नमेंट 5 साल पूरे करेगी या नहीं करेगी, 2 साल पूरे करेगी, 4 साल पूरे करेगी। तो ये इस तरह के बयानात देने से इस तरह मामला जो है वो खराब होते हैं। वैसे कॉलर लाइन पर मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम जनाब अमजद वड़ाई साहब जी, मोहम्मद अकरम गुजरांवाला से बात कर रहा हूं। जनाब अकरम साहब वेलकम जी, फरमाइए।
बहुत शुक्रिया जी वड़ाई साहब। हुकूमत में आने से पहले हर पार्टी अपनी इंतखाबी मुहिमों में गरीब परवरी और मसामियाना निज़ाम की निफाज का वादा करती है, मगर जब हुकूमत हाथ में आती है तो तमाम वादे नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। अव्वल तो रोजमर्रा के खाने पीने के इस्तेमाल में आने वाली अशिया पर टैक्स आयद ही नहीं करना चाहिए। सिर्फ सरकारी मुलाजमी जो पहले ही महंगाई के हाथों परेशान है उनको भी किसी न किसी मरहले पर इम्तिहान में मुब्तला करना, यह कुर्बानी मांगना अक्लमंदी का तकाजा नहीं है। हमारे मुल्क में पहले ही कभी बिजली महंगी हो रही है, कभी पेट्रोल महंगा कर दिया जाता है, कभी गैस महंगी हो रही है। इसका तमाम तर असर जो है अशिया पर खुद ही महंगाई पैदा कर देता है। तो इन हालात में दोहरे तरीके से रेट बढ़ाना किसी अक्लमंदी का तकाजा नहीं। बात जी अकरम साहब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बात जेन्युइन इनकी और बड़ी वैलिड बात है। बिल्कुल जो ये है कि जो गरीब आदमी है, महंगाई का तो देखें ना, सिर्फ जून के अंदर एक जो कैलकुलेशन है, सिर्फ जून के अंदर जो इम्पैक्ट है वो तो 100 बिलियन मैं कह रहा था ना उसके कलेक्ट होंगे FBR के। जो महंगाई है उसके अलावा ये GST और पेट्रोल प्राइसेस जैसे इन्होंने कहा, बिजली के इसके वो भी बढ़ती है ना। 400 अरब से ज्यादा का इम्पैक्ट आम आदमी की जेब के ऊपर जा रहा है। वो क्यों ना बिलबलाए, क्यों ना चीखे। उधर से यह है कि देखें एक अब कंपैरेटिव एनालिसिस होता है ना कि बाकी 3 सूबे हैं उनने 15% बढ़ा दी है, पंजाब ने नहीं बढ़ाई। पंजाब के सरकारी मुलाजम का क्या कसूर है कि वहाँ पे तो 15% उनको मिलती है रेज, या 10% जो 17 के ऊपर उनको मिलती है, पेंशन में भी 10% मिलती है। फिर बलूचिस्तान में भी अभी आज उन्होंने 14,000 उन्होंने कहा जी नहीं हम जॉब्स क्रिएट करेंगे। एक तरह सिंध ने कहा जी 1.5 लाख हम क्रिएट करेंगे। तो फिर पंजाब के अवाम पढ़े लिखे बच्चों का, नौजवानों का क्या कसूर है कि उनके लिए मौके मुलाजमत के ना पैदा किए, उधर से मुलाजमत के मौके भी ना हो, उधर से तनख्वाहें भी ना रेज करें, उधर से टैक्सेस और पेट्रोल ये भी बढ़ जाएं, तो आम आदमी किधर जाएगा फिर? इसका मतलब जो सर्वाइव वो मुश्किल से कर रहा है वो भी उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जेन्युइन बात है बिल्कुल। जी जी नाज़रीन चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट कार्टून ऑफ द डे की तरफ। जी बड़ाई साहब। जी हमारे पास कार्टून्स हैं जी, दो कार्टून्स आज हमने सिलेक्ट किए हैं। पहला कार्टून जो है वो तो हमारी बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस, हाँ नेशनल फ्लैग कैरियर्स उसको हम कहते हैं, पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में उस जहाज़ के ज़रिए ऊपर वो लहरा रहा होता है सारी दुनिया के ऊपर। हम कहते हैं ये नेशनल फ्लैग कैरियर है हमारी PIA, जिस पे हमें सबको फ़ख्र है। तो उसका उय्यर है कि दो, एक पीपल्स यूनिटी है और एक एयर लीग है, दोनों के नाम तो नहीं लिखे हुए लेकिन लिखा है मुतहारब यूनियंस। तो वो एक तरफ से जो जहाज़ है उसको नीचे से आपको देखें कि मैनुअली वो एक तरफ जहाज़ को खींच रही है, नीचे से धक्का देने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ से उसको दूसरी तरफ पुश करने की कोशिश कर रही है। हम मुसाफिर बेचारा जो है वो सर पे हाथ रख के खड़ा है और वो सोच रहा है कि मैं क्या करूं, और ऊपर से एक और जहाज भी गुजर रहा है। वो जावेद इकबाल साहब ने एक जहाज ऊपर भी बनाया, वो बड़ा खुश नजर, वो क्या लगा रहा है, वो दूसरी एयरलाइन है। जो नीचे इस सारे को देख के तो वो क्या के उसके जो है ना वो उन्होंने शो किए हुए हैं। तो एक तो ये है जी कौमी एयरलाइन के ऊपर बड़ा अच्छा कमेंट है जावेद इकबाल साहब का, बाकी कुछ कहने की आई थिंक जरूरत नहीं है। एक कार्टून और भी है। दूसरा हमारा कार्टून जो है वो जनाब इमरान खान साहब के बारे में। अच्छा। और वैसे तो पाकिस्तान इमरान खान लगता है कि मुझे उन्होंने बनाया हुआ है, और इमरान खान साहब जो हैं वो वहाँ पे टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं और आगे टॉक का लिखा हुआ है, मुज़ाकरात, और ऊपर से इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट भी है। वो रिंग है, रिंग में बैठे हुए हैं ना, वो रेसलिंग रिंग बनाई हुई है कि वहाँ पे मुज़ाकरात होने, टेबल लगा के बैठे हुए हैं। तो ऊपर जो है टॉक्स नॉट फोर्स, PTI अनाउंस्ड या अनाउंसेस होगा, वो आगे काटा हुआ है, APC फॉर तालिबान डायलॉग। अब जो APC उनकी होनी है उस पर फजलुर रहमान साहब ने पहले वीटो कर दिया, क्योंकि उन्होंने भी एक की थी APC इलेक्शन से पहले, और अगर PTI करती है तो वो उनकी जो APC है डिस्क्रेडिट हो जाएगी और क्रेडिट इनको जाएगा। तो जो इनकी एफर्ट है APC की, वो फजलुर रहमान साहब ने तो उसको वीटो कर दिया। बाकी देखें वो कामयाब होती है कि नहीं होती। अब जो शो किया हुआ है कार्टूनिस्ट ने, वो इमरान खान साहब रिंग में बैठे हुए हैं टेबल से जाके, और टॉक्स का उन्होंने आगे रखा भी हुआ है, और लेकिन दूसरी कुर्सी जो है वो खाली है, वहाँ पे अभी कुछ नहीं है, उसका इंतजार कर रहे हैं वो, देखें वो क्या होता है। क्योंकि जिन्होंने उस टेबल पे आके बैठना है वो अभी कुछ और कामों में मसरूफ हैं। कहीं पे इन्हीं के MPs को वो टारगेट कर रहे हैं, कहीं पे जनाजों को टारगेट कर रहे हैं, कहीं पे वो स्कूल जो कॉलेज की तालबात हैं उनकी बसेस को टारगेट कर रहे हैं, कहीं पे वो हॉस्पिटल्स को टारगेट कर रहे हैं। तो उन्हें मुज़ाकरात से ज्यादा जरूरी काम अभी करने हैं। वो जब उनके मुकम्मल होंगे तो फिर हो सकता है वो इधर आ जाए इनके मुज़ाकरात की तरफ।
फिलहाल वो, हालांकि उधर कतर में मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। ये कहते हैं जी पाकिस्तान में जो शिद्दत पसंदी है ये ऑफ शूट है अफगानिस्तान के मामलात की, तो उधर तो उनके मुज़ाकरात शुरू हो गए आपस में बैठ के वो, और कारज़ई साहब भी वो जल्दी मान जाएंगे, वो भी वहां पे चले जाएंगे, तो वहां पे तो मामला ठीक होने को चाह रहा है। लेकिन यहाँ पे हम जो हैं वो आपस में जो है ना अभी तक कुछ तय नहीं कर सके कि हम क्या करेंगे। तो बहरहाल ये है कि उसके ऊपर ये एक अच्छा गुड कमेंट है, इसको व्यूअर्स जो खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे फिर क्या होगा। बिल्कुल ऐसे ही जी। नाज़रीन चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट, कैमरा ज़ाय की तरफ। जी बड़ा साहब जी, कैमरास आए में हमारे पास दो तस्वीरें आज हमने सिलेक्ट की हैं। एक तो ये पंजाब असम्बली के इजलास की तस्वीर है, इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के पुलिस के आपको वो नज़र आ रहे हैं, सिपाही उधर अंदर दरख्त के नीचे खड़े हुए हैं, और जो उसकी फेंस है, जंगला है उसका, उसके बाहर ये दो आपको रेडियाँ सी नज़र आ रही है ना, ये रेडियाँ नहीं है, ये जैमर्स हैं। अच्छा, हाँ जी, ये बम जो है बम के जैमर्स हैं, और जैमर्स वहाँ पे रखे हुए हैं। तो ज्यादा तो ये मोबाइल फोन्स के जैमर होंगे, बम के उन्होंने क्या जैमर्स होना है। तो बहरहाल ये है कि वो अनअटेंडेड एक तरह से वो पड़े हुए हैं, उनकी वायर्स जो है नीचे से वो भी आपको फर्श के ऊपर जाती हुई नजर आ रही हैं। तो आप देखें कि जैमर्स को कहीं से भी वो डिस्कनेक्ट कर सकता है, कुछ चीज ऊपर से गुजरेगी, उसकी वायर खराब होगी तभी डिस्कनेक्ट हो सकता है। अनअटेंडेड अनगार्डेड जो जैमर्स हैं, ये पुलिस वाले एक्चुअली इसको गार्ड नहीं कर रहे, वो कुछ और कर रहे हैं, लेकिन दरख्त की छांव में खड़े हैं इसलिए ऐसे तस्वीर में शो हो रहा है कि इसको गार्ड कर रहे हैं। तो वो बहरहाल ये है कि इस तरह की हमारे सिक्योरिटी के मामलात हैं, इस तरीके से जो है वो लोग वहाँ पे उनकी हिफाजत की जाती है। इसी वजह से बहुत सी चीज़ें जो निसार साहब कहते हैं कि जी चेक पोस्टें बहुत सी होती हैं लेकिन फिर भी गड़बड़ हो जाती है, वो इसी वजह से हो जाती है कि चेक पोस्टें उनमें भी ऐसी होते हैं। चेक पोस्ट में एक तरफ वो बैरियर्स लगाए होते हैं, बीच में से ट्रैफिक गुजरे बड़ी फांस के बॉटल नेक सी ट्रैफिक की बना देते हैं, पीछे से जो रोड है वो 3, 4, 5 लेन्स की होती है, आगे से बैरियर्स के नतीजे में बॉटल नेक बन गई है, लोग तंग होके गुजरे हैं, परेशान होके गुजरे हैं, बड़ी ट्रैफिक इकट्ठी है। और जो वहाँ पे सिक्योरिटी जिन्होंने वो लगाई होती है नाका चेक करने के लिए, वो पीछे कहीं खड़े होके वो आपस में गप्पे लगा रहे होते हैं, या कोई शिकार उन्हें ढूंढा होता है, कोई ट्रक वाला, कोई और इस तरह मोटरसाइकिल वाले, तो शिकार को शिकार करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कुछ उनकी नजर नहीं होती गाड़ियों के ऊपर, वहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता कि वो उनको पता हो कौन गुजरा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। लगता है ये है कि वो नाके लगा के शिकार ढूंढते हैं कि शिकार कहाँ से हमें मिल सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। भाई साहब एक तस्वीर कल बना, हाँ एक और तस्वीर भी है जी, और वो तस्वीर जो है वो इंटरनेशनल म्यूजिक डे के हवाले से है कि पाकिस्तान में जो म्यूजिक की एक तो तस्वीर उन्होंने बड़ी अच्छी बनाई हुई है, और तस्वीर में वही है कि जैसे होते हैं ना एक मजदूर की तस्वीर कि इंटरनेशनल लेबर डे से बेखबर एक मजदूर फलां कर रहा है, या इंटरनेशनल चाइल्ड लेबर डे के से बेखबर एक बच्चा जो है वो ये कर रहा है, मजदूरी में मसरूफ है। तो उसी तरह की एक ये तस्वीर है कि वो जो मेहनत कश हैं जो मौसीकी के आलात बनाते हैं, वो आलात बना रहे हैं, कोई तबला बना रहा है, कोई ढोलकी बना रहा है, कोई वायलिन बना रहा है, कोई स्टार बना रहा है, कुछ वो मुख्तलिफ जो चीज़ें उन्होंने बनानी है, कोई गिटार बना रहा है, वो सारे की बना रहे होंगे। और वो तस्वीर उनकी है कि वो बेचारे उनको क्या पता कि इंटरनेशनल म्यूज़िक डे क्या होता है, चूँकि गवर्नमेंट लेवल पे हमारे चूँकि बहुत सी चीज़ें हम बातें बहुत सी करते हैं, कहते भी हैं जी कि पाकिस्तान में जो सॉफ्ट इमेज है वो बिल्डअप होना चाहिए, पाकिस्तान में रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जो हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, लोगों को मौके मिलने चाहिए तफरी के। फिर उस हवाले से म्यूज़िक भी एक ऐसी चीज़ है, कोई कहते हैं रूह की ग़िज़ा है, कुछ और बीच में आ जाते हैं जी नहीं ये तो जो है ना बड़ा वो गलत काम है। तो बहरहाल ये है कि म्यूज़िक बहरहाल रूह की ग़िज़ा तो है, वो एक ऐसा एस्पेक्ट है, वो एक ऐसी चीज़ है कि रिलीफ मिलता है। और म्यूज़िक जो है वो बेशुमार उसके एस्पेक्ट्स हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, हर इंसान को उसका पता है। लेकिन यह है कि यहाँ पे जो रिकग्निशन लेवल है, एक्नॉलेजमेंट है इनके आर्ट की, वो उस तरीके से नहीं है, और सरपरस्ती जो उनको रिक्वायर्ड है इसको प्रमोट करने के लिए वो नहीं है। जैसे कि पहले आज से 50 साल पहले, आज से कह लें पार्टीशन से पहले जो ज़माना होता था, तब राजे महाराजे नवाब वो सरपरस्ती करते थे, बड़े बड़े जागीरदार सरपरस्ती करते थे। वो निज़ाम जब खत्म हो गया, उससे पहले बादशाह करते थे, बादशाहों के बाद वो आगे राजे महाराजे, उसके बाद जब आज़ादी हमें मिल गई तो फिर हम जो हैं वो बिल्कुल ही लाताल्लुक हो गए कि कोई इनको वो इस्लाम से ही जोड़ देता है कि जी ऐसे है ये ऐसे है।
और ये बेचारे एक अरसा रहा कि रेडियो पाकिस्तान इनकी सरपरस्ती करता रहा। मेहदी हसन, गुलाम अली, शौकत अली जैसे लोग जो हैं, इकबाल बानो, फरीदा खानम, बड़े बड़े नाम जो हैं, बेगम अख्तर, फैजाबादी और सारे ये जो लोग हैं, ये रेडियो इंडिया होता था, फिर रेडियो पाकिस्तान हो गया। उसके नतीजे में ये लोग इतने इतने बड़े, इनकी रिकॉर्डिंग्स वहाँ पे उनको चलाया गया और ये बड़े बड़े गुलकार बने, बड़े बड़े सिंगर्स। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि रेडियो, फिर पीटीवी आ गया। पीटीवी ने भी बड़ा काम किया, उसमें बहुत से उनके पीटीवी के ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने बड़ा इस शोबे में काम किया और बड़े लोगों को वो लेके आए और बड़ी क्वालिटी म्यूजिक उन्होंने प्रोड्यूस किया और बहुत बड़े लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया। अब उन्होंने भी छोड़ दिया ये काम। अब जो प्राइवेट मार्केट है उसकी अपनी डायनामिक्स हैं, उसमें हम आपकी जो क्लासिकी मौसीकी है उसकी तो कोई जगह बनती नहीं है जब तक वो फ्यूजन ना हो, जब तक जदीद म्यूजिक के साथ उसको और पॉप म्यूजिक के साथ उसको ना किया जाए। तो जो ये लोग हैं जो हमारी ट्रेडिशनल म्यूजिक है, वो बेचारे जो हैं उनको ना तो इतना मुआवजा मिलता है, ना फंक्शंस मिलते हैं इतने, ना उनको मुआवजा मिलता है, और कहीं उनको कोई बुला भी ले तो उनकी ऑडियंस नहीं है, उनको सुनने वाले नहीं है। तो यहाँ पे स्टेट को आना चाहिए, यहाँ पे हुकूमतों को आना चाहिए, यहाँ पे जो अदारे हैं जैसे पीटीवी है, रेडियो है या प्राइवेट ये सारे जो टीवी चैनल्स हैं उनको आना चाहिए, और यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज को आना चाहिए कि वो इन लोगों को आगे लाएं और आगे ला के इनके फंक्शंस करें, इनकी रिकॉर्डिंग्स करें, उसको प्रमोट करें और इस तरीके से इनका हो। तो लेकिन वो चूंकि पाकिस्तान में नहीं है। कल भी ख्वाजा परवेज साहब की बरसी के ऊपर अलहमरा में बड़ा अच्छा एक फंक्शन था, तो इस तरह के जो उनका नुसरत फ़तेह अली खान, बल्कि उससे पहले पंजाबी फिल्मों के गाने, उर्दू के गाने 70s के 80s के बड़े बड़े, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है कि वो उनकी इस तरह का इतना बड़ा आदमी जो था उसकी बरसी थी। कोई यहाँ पे हम उन लोगों को सेलिब्रेट ही नहीं करते, हम उनको सेलिब्रिटीज कह तो देते हैं लेकिन उनको सेलिब्रेट नहीं उस तरीके से करते जिस तरीके से करना चाहिए। मौजूद हैं, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, जनाब कारी नेम बात कर रहा हूँ गुजरांवाला से। जनाब कारी साहब, सर मैंने ये पूछना था, ये जो टैक्सेस लगाए हैं घरों पे 2 कनाल प्लस पे, ये 2 कनाल से बड़े जितने भी घर हैं 90% ये तरीके इंसाफ के वोटर हैं। अच्छा, वोटर हैं जिनके घर हैं। अच्छा, कहीं ये ज्यादा तो नहीं कर रहे थे? नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं, आपका क्वेश्चन में लगता है कि आप ये कहना ये चाह रहे हैं कि पीटीआई के खिलाफ टैक्स लगा है? जी पीटीआई के खिलाफ टैक्स लगा है जी। आप पूरे पंजाब में देख लें, जहां भी ये ज्यादा बड़े घर हैं वहां पीटीआई का वोटर है। नहीं, ये 3 शहरों में लगा है ना। एक तो ये है कि ये सिर्फ रावलपिंडी और लाहौर और फैसलाबाद में लगा है। लगता है कि गवर्नमेंट को ये है कि बाकी शहरों में तो अमीर लोग रहते ही नहीं है, या सियालकोट में, गुजरांवाला में, सरगोदा या साहिवाल या मुल्तान, भावलपुर, और उनका ख्याल है वहाँ पे गरीब गुरबा रहता है और वहाँ पे तो 2 कनाल का घर है भी नहीं, अगर है भी तो बेचारा अफोर्ड ही नहीं कर सकता उसको। दूसरी कैटेगरीज में जो एक कैटेगरी की जो आप बात कर रहे हैं वो तो सिर्फ इन ये लाहौर में देख लें आपको, एक बाल्टन में मिलेंगे, गार्डन टाउन में मिलेंगे, मुस्लिम टाउन में मिलेंगे, गुलबर्ग में मिलेंगे, मॉडल टाउन में मिलेंगे। अच्छा, ये बड़े घर जो है ना, ये वो है जहाँ से लाहौर से पीटीआई सीटें जीती हैं। अच्छा जी, तो आपका आर्गुमेंट ये है कि उन पे लगाया गया। चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपको लगता है वॉक कर रहे हैं, सांस फूला हुआ आपका। चलें, बहरहाल ये है कि ये जो टैक्स की इन्होंने बात छेड़ दी है, तो इसको पे व्यूअर्स को वैसे पता ही होगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी ये बात तो ठीक है कि जो 2 कनाल के घर है, एक तो इसमें डिफेंस और कैंट वो इसमें शामिल ही नहीं है, टैक्स नेट में नहीं है। वो कैंट बोर्ड है और वो उसमें टैक्सेस लेते हैं। जो पंजाब गवर्नमेंट का टैक्स होता है उस नेट में वो शामिल नहीं होते। वो कैंट पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हूँ या सूबे में कहीं भी हूँ। तो जो बाकी जो एरियाज हैं, पोश एरियाज, वो जो ये मेंशन करें वही एरियाज हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये वो हल्का NA 126 जहाँ से जीते थे शफकत महमूद साहब। तो लाहौर में जो टैक्स लगेगा मोस्टली आप कह लें जो एक कैटेगरी है वही एरियाज हैं, ये जो गुलबर्ग, मुस्लिम टाउन, गार्डन टाउन, मॉडल टाउन के जो मेंशन कर रहे हैं जहाँ पे शफकत महमूद साहब जीते थे और यहाँ से वो MNA बने हैं। तो बाकी रावलपिंडी में भी वो जीते हैं, इमरान खान साहब PTI, और फैसलाबाद में बहरहाल वो नहीं जीते, वहाँ पे तो ज़ाहिर है उनका नहीं था, वहाँ पे तो मुस्लिम लीग नून जीती है, तो वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के लोग होंगे। अब ये हो सकता है कि जो 2 कनाल के घरों वाला एरिया है उसमें एक तो है कि जो इमरान खान को लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो टॉप एलीट के लोग हैं, इसलिए इमरान खान का मैसेज इसमें कहते हैं धांधली हुई फलां हो गया, लेकिन मेरा इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि जो इमरान खान का मैसेज है वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब आदमी तक नहीं पहुंचा। वहाँ उनका वोट बैंक वो नहीं था जो उनका पोश एरियाज में, एलीट एरियाज में था, वहाँ से उनको वोट ज़्यादा मिले, और वहीं पे जो मिडिल क्लास आबादियाँ हैं वहाँ से उनको वोट नहीं मिले थे। तो जो टैक्स नेट में ये जो है इसमें ये 2 कनाल पे 5 लाख है और इससे आगे फिर बढ़ता जाता है, वो 6 कनाल पे डबल हो जाता है, फिर 8 और 10, फिर 8 कनाल के बाद वो सारा 15 लाख है, और 15 लाख में आगे बेशक आपकी 100 कनाल हो
और उसके बाद बेशक आपकी 8 कनालें हों, उससे कोई फ़र्क नहीं है, सब के लिए 15 लाख है। 6 कनाल के ऊपर 10 लाख है, और जो 2 कनाल हैं उसके ऊपर उनका जो है वो 2 कनाल पे 5 लाख। तो इस तरीके से बहरहाल वो स्लैबस उन्होंने बनाई हुई है। एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है और हमारा जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, मैं राजा बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जनाब राजा साहब, रावलपिंडी में तो राजे ही राजे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ये बताएं कि अगर 2 कनाल का मेरा घर है, मेरा घर 2 कनाल का है, तो मेरी कोई हैसियत है ना? बिल्कुल मैं है। ये कहना चाहता हूँ कि मैं इमरान खान से हूँ या मैं अल्ताफ सैन से हूँ, मैं बिल्कुल ठीक। पाकिस्तानी हूँ। टैक्स लगना कोई जुर्म है? जब मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ तो क्या जुर्म है? मैं कहता हूँ कि हम सब से ये भी पूछना चाहिए कि इतना पैसा कहाँ से आया। ये टैक्स खाली नहीं लगाना चाहिए, ये हमें इंसान बनना। अच्छा, इसमें राय साहब एक चलें, वो तो कॉलर थे कारी साहब, उन्होंने बात की, एक आपने बात की, और वो जो उसके हम बात कर रहे थे। एक बात मुझे ये बताएं कि एक तो 3 शहरों में लगा है, जो बात मैं कर रहा था, बाकी पंजाब में भी तो अमीर लोग होंगे, दूसरे शहरों में 2 कनाल से बड़े घर वाले, पूरे पंजाब में क्यों नहीं लगा? वो ये नहीं लगना चाहिए हर जगह पे जहाँ पे अमीर आदमी है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हर जगह पे लगना चाहिए, बराबर इंसाफ होना चाहिए। और मियां शहबाज शरीफ साहब के अंदर काफी सारी कमजोरियां, काफी अच्छाइयां हैं, बहुत ज्यादा, और कुछ कमजोरियां भी हैं, वो उनको दूर करें, ठीक, चलें ठीक है, अल्लाह करे आपकी तजवीज़ जो है वो सुन लें। और बैलेंस पर हर इंसान में कुछ खामियां खूबियां होती हैं। चलें एक बैलेंस पर्सनैलिटी देखते हैं, आउटकम क्या, अच्छी पर्सनैलिटी है या बुरी पर्सनैलिटी है, वो अवाम ने फैसला करना होता है। जी थैंक यू वेरी मच बड़ाई साहब। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। सदफ मलिक और अमजद वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।